दूरदर्शन उर्दू पर। वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरूं। हिंदुस्तान की तकरीबन आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। हमारी समाजी जिंदगी हो, सियासी जिंदगी हो या फिर इक्तसादी, खवातीन की शिरकत के बिना अधूरी है। मुल्क की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसमें बराबरी का हक और तालीम का हक शामिल किए गए। भारतीय संविधान में मुल्क में रहने वाले हर शहरी के हुकूक की पासदारी का ख्याल रखा गया, जिसमें हमारी खवातीन खास हैं। हमारे आइन में औरतों के हुकूक के लिए कई तरह के कवानीन तश्कील दिए गए। इस ज़िम्न में बरसों से चले आ रहे दहेज के रिवाज की रोकथाम के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पेश किया गया था, जिसके अमल से हमारे समाज में काफी मुस्बत असरात नजर आने लगे। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 315 में फीमेल इन्फेंटिसाइड को कत्ल करार दिया गया और 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का क़याम अमल में आया। इसी तरह औरतों के खिलाफ होने वाले घरेलू तशद्दुद को खत्म करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को मुतारिफ किया गया। मुल्क के कुछ इलाकों में बचपन में ही छोटी बच्चियों को शादी के बंधन से बांध दिया जाता था, जिससे ना तो वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहती थी और ना ही उन्हें अपनी तालीम मुकम्मल करने का मौका मिलता था। लिहाजा भारत सरकार ने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पेश करके इस लानत को जड़ से खत्म करने का अज़्म लिया। वहीं दूसरी तरफ अपनी रोजी रोटी कमाने की गरज से दफातर और दीगर शोबों में होने वाले इस्तेहसाल की नकेल कसने के लिए द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 पास किया गया। औरतों को बिना किसी सबब बगैर मालूमात के उनको तलाक देकर तन्हा छोड़ने वाले मर्दों के इस रवैये पर अंकुश लगाने के लिए 2019 में पार्लियामेंट में द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 पेश किया गया। इसके अलावा भी हमारे आइन में मुतादिद ऐसे प्रोविजंस हैं जो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बाइख्तियार बनाने में एक संग मील का काम कर रहे हैं। नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे महिलाओं के राइट्स की, उनके हुकूक की, उनके अधिकारों की और समाज में उनकी भागीदारी की। जी हां, आखिर हमने अब तक महिलाओं को क्या कुछ हुकूक दिए हैं और ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जिनका जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस पेशकश में इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट शिखा मोहन साहिबा और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील अंकित शाह साहब। और इन दोनों के साथ हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट मौजूद हैं, बड़ी तादाद है, उनके पास बहुत सारे सवाल हैं आज के इस मौजू पर बात करने के लिए। तो आज इन तमाम सवालों को भी शामिल करेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में। मेरा पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट के वकील अंकित शाह साहब से है। आज भारत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, पांचवी ऐसी इकोनॉमी है दुनिया की जो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। हम बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन इस तरक्की में हमारी महिलाओं ने, हमारे मुल्क की आबादी का जो एक बड़ा हिस्सा है, उन्होंने जो योगदान दिया है, उनको हमने कितना सिक्योर किया है, उनको हमने क्या राइट्स दिए हैं? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। वैसे हमारी महिलाओं की जो तरक्की में जो उनका योगदान है वो काफ़ी है और उनको प्रोटेक्शन भी काफ़ी दिया गया है। जैसे अगर मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊं कि हमारा जो कंपनीज़ एक्ट है, जिसके थ्रू हमारा पूरा कंपनीज़ जो इनकॉर्पोरेट होती है और जो चलती हैं, जो हमारी इकोनॉमिक तरक्की होती है जिसके थ्रू, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर प्रावधान है जहां पर ये कहा गया है कि महिला को डायरेक्टर रखना कंपलसरी है एक पर्टिकुलर टर्नओवर के ऊपर।
एंड आप सब ये तो सबको पता है कि विशाखा जजमेंट जो आया था उसमें हर कंपनी को अब कंपल्सरीली आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी जहाँ पर एवरी 6 मंथ्स और एवरी ईयर एक मीटिंग होगी जहाँ पर विमेन की राइट्स जो हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको देखा जाएगा, उनके अगेंस्ट में उनकी कंप्लेंट सुनी जाएगी, एक कमेटी उसको डिसाइड करती है और उसका एक तरीका है करने का। सो विमेंस का हम काफ़ी ध्यान रख रहे हैं और इनफैक्ट महिलाएं काफ़ी इस फील्ड में आ रही हैं जो आज बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी बैंक्स में CEO हैं, HDFC बैंक्स हैं, ICICI बैंक्स हैं, काफ़ी बैंक्स हैं ऐसी। सो उनका प्रोटेक्शन के लिए लॉज हैं एंड उनको इक्वल जो राइट मिल रही है, इक्वालिटी है जो हमारा संविधान बोलता है, वो भी आज एग्जिस्टिंग है और वो सच्ची बात है कि उनको मिल भी रहा है। ऐसी नहीं है कि वो खाली किताबों में है, बट वो एक्चुअली मिल रहा है उनको। सर, सबसे ज़्यादा जो हैरेसमेंट होते हैं या सबसे ज़्यादा जो उनको प्रताड़ित किया जाता है वो वर्क प्लेसेस पर किया जाता है, उनके लिए वहाँ पर क्या रेमेडीज हैं? उस वर्क प्लेस में उनको अगर कोई कंप्लेंट है तो जो विशाखा के अगेंस्ट में जो उन्हें विशाखा के हिसाब से जो कमेटी है, जो जजमेंट के हिसाब से बनाई गई है, उसी कमेटी में उनको अपनी कंप्लेंट देनी है। वो कमेटी डिसाइड करती है, अगर वो उससे भी संतुष्ट नहीं है तो उसको वो कोर्ट में लेके जा सकते हैं और ऐसे एक्ट बने हुए हैं जहाँ पर उनको वो कोर्ट में लेके अपनी पिटिशन दायर कर सकते हैं और कोर्ट में इस मामले को ले जाके सुलझा सकते हैं। वैसे आजकल ये मामले बहुत कम हो चुके हैं बिकॉज उस कमेटी में ही उस कमेटी के मेंबर भी एक फीमेल होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हैं और इसीलिए एक इक्वालिटी और एक डिस्क्रिमिनेशन का मसला नहीं रहता है बिकॉज बाहर के मेंबर्स भी होते हैं उसमें और काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी कंप्लेंट सुनी जाती है, उसको समझा जाता है और डिसाइड किया जाता है। इसलिए ये मसले ज़्यादा कोर्ट में नहीं आते हैं और वहाँ पर डिसाइड हो जाते हैं, वहाँ पर उनको सॉर्ट आउट कर लिया बिल्कुल किया जाता है। शिखा जी, जब हम बात करते हैं महिलाओं की तरक्की की या महिलाओं को अपने साथ लेकर के चलने की मुल्क की तरक्की में, एक बहुत अहम पॉइंट आता है शादी का। आज भी एक बड़ी तादाद ऐसी है महिलाओं की कि लड़कियों को 18 साल से कम उम्र की में शादी उनकी कर दी जाती है। इस दिशा में क्या कुछ ऐसा आपको लगता है कि ज़रूरी है अभी भी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम पढ़ा सकें? पहली बात तो ये कि जो शादी की उम्र 18 साल करी है, मेरे ख्याल से अंकित जी वो एज महिलाओं के लिए बढ़ा के वो भी 21 साल कर दी गई है। अभी उसको 21 किया जाना है अभी। अच्छा, तो वो बिल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है जी। और लड़कियों की बात जहाँ तक करें तो हम जितना भी हम वर्कशॉप्स के लिए जाते हैं, हम देखते हैं कि बच्चियाँ पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। उनके घर वाले भले ही ये ना चाहें कि उनकी लड़की पढ़े, उनको ये लगता है हम किसी तरह से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें, अपनी लड़की को बचा के रखें, पता नहीं कब उनके साथ क्या हो जाए, या उनके पास पैसे नहीं है तो वो उनकी शादी नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके वो अपनी बेटी की शादी कर लें जल्दी से जल्दी। पर लड़कियाँ की खुद की बात जहाँ तक आती है, कोई लड़की, मैंने आज तक इतनी वर्कशॉप्स करी हैं लेकिन मुझे शायद ही कोई ऐसी लड़की मिली होगी जो ये कह रही हो कि हाँ मेरी शादी कर दो, मुझे पढ़ना नहीं है। हर लड़की ये कहती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। शादी की उम्र 21 साल होना कितना महत्वपूर्ण होगा महिलाओं के लिए? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जितनी अगर शादी की उम्र हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब बच्चा पैदा करने की उम्र भी आगे हो जाएगी। और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई भी महिला तभी तैयार होगी एक शिशु को जन्म देने के लिए, जो एक हंसता खेलता हेल्दी शिशु होगा, वो तभी उसकी लाइफ अच्छी गुजरेगी और उस बच्चे की लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, दोनों हेल्दी होगी। परवरिश के ऊपर सीधा उसका असर पड़ेगा। जी जी जी। अंकित सर, एक वक्त था कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में जो उनकी पुश्तैनी या जो पैतृक प्रॉपर्टी है वहां से उनको नहीं मिलता था। आज हमने उनको कितना अधिकार दे दिया है, कितने उनके पास राइट्स हैं कि उनको उस पुश्तैनी संपत्ति के अंदर उनका अधिकार उनको दिया जाए? उनका पूरा अधिकार है। इनफैक्ट उनके जो हस्बैंड हैं उनकी भी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें भी उनका पूरा अधिकार है। सो उस लॉ में तो हम काफ़ी आगे डेवलप हो चुके हैं और कोर्ट में क्लेम भी होता है और उनको मिला भी जाता है, इक्वल अधिकार मिला भी जाता है उनको। तो प्रॉपर्टी के मामले में तो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है अब। इनफैक्ट उनकी जो राइट्स हैं वो पूरे अवेलेबल हैं, बस यही है कि उनको उसके लिए झगड़ना पड़ेगा और आपको घर से निकलना पड़ेगा उस झगड़े के लिए। सो आप अगर और इनफैक्ट अगर आप जब डाइवोर्स भी होता है तब आपकी मेंटेनेंस भी बांधी जाती है और मेंटेनेंस मिलती है। मेंटेनेंस हर महीने की मिलती है, आपको मिलती है, आपके बच्चे को मिलती है और जो आपके हस्बैंड कमाते हैं उस हिसाब से मिलती है। उसका एक फॉर्मूला है, उस हिसाब से कोर्ट देती है और वो मिलता भी है। और अगर मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो वो जेल में जाएगा। सो इस प्रावधान के पालन भी काफ़ी हो रहा है। मैं इसमें एक चीज़ खाली ऐड करना चाहूँगा, जो हम आज बोल रहे थे कि 21 साल और 18 साल कितना हेल्पफुल है। हम क्यों किसी के लिए वेट करें कि वो हमारे पे बंदिश लगाए कि हम 21 साल में शादी करें, 18 में करें, 17 में करें या 22 में करें? जब आपको पता है कि आप पढ़ाई कर चुके हैं,
आप इतने सक्षम हो चुके हैं कि अपना कमा सकते हैं, कर लीजिए उस दिन शादी। क्यों सरकार को या किसी को बोल रहे हैं कि हमारे पे बंदिश लगाइए 21, 22, 18? क्यों वेट कर रहे हैं हम इसकी? एक मसला यहाँ पर और भी आ जाता है कि जब हम इसी सिलसिले को हम आगे लेकर के चलते हैं, जहाँ पढ़ाई का मसला आ जाता है, शादी का मसला आ जाता है, वहीं आपने कहा कि कंपनसेट होता है, कि मेंटेनेंस का आपने कहा कि मेंटेनेंस होता है। अगर किसी महिला के साथ कहीं कुछ रेप जैसी घटना हो जाती है तो क्या उसमें उसके लिए कुछ इस तरह का कोई प्रावधान है कि उसको मेंटेनेंस या उसको कुछ कंपनसेट किया जाए कहीं ना कहीं से? बिल्कुल मिलता है कंपनसेशन, कोर्ट देती है उसके लिए कंपनसेशन। क्या तरीका है अगर किसी के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए? तरीका सबके लिए एक ही है, आपको जाके एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पुलिस को हमेशा क्रिटिसाइज करने से काम नहीं होगा। हमारी पुलिस इतनी अच्छी है अब कि रेप की एफआईआर आपकी मिनटों में रजिस्टर होती है, कोई मना नहीं करता है। इनफैक्ट वो भी डरते हैं आगे के सिस्टम से कि कोई इसमें, वो भले अगर आदमी करप्ट भी होगा तो लेकिन उसमें करप्शन नहीं करना चाहेगा वो। इतनी इनको आजकल अवेयरनेस हो चुकी है। और आप एफआईआर दर्ज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब जब वो प्रूव, आपके चार्जेस प्रूव होंगे, तब आपको कंपनसेशन भी मिला जाएगा जो आप कोर्ट से मांग सकते हैं। और कंपनसेशन ग्रांट भी होता है, यानी दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है, पर उसके लिए समय लगता है और आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत खूब। अब क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आते हैं। बच्चों के साथ जो सब हैं हमारे बैठे हुए, इनके पास बहुत सारे सवाल हैं। क्वेश्चन। मेरा नाम उदय है। मैम, मेरा सवाल आपसे है। मैम, हमारे देश में एक सेंसिटिव टॉपिक है, मैरिटल रेप। मैंने एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने देखा है जो नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनका डेटा के हिसाब से मैरिटल रेप इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन द डेटा, सिर्फ रेप रजिस्टर किया जाता है। और मैंने उसमें देखा कि 90% पर स्टेट एंड अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया 90% ऑफ ऑल रेप केसेस एक कोई ऐसे इंसान करता है जो जान पहचान का होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैम, जब ऐसे घटना होती है, कभी कभार ऐसा, मैंने ऐसे जब अभी बोला कि घर वाले करते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो फिर उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि परिवार टूट जाती है, उसके बाद महिला जाके कंप्लेन करती है जिसकी वजह से परिवार टूटी है, वो होता है। बट एट द सेम टाइम उन महिलाओं को क्या, जो अभी नीची स्टाटा से आते हैं, इकोनॉमिकली चैलेंज्ड होते हैं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए सपोर्ट फिजिकली एंड मेंटली, लीगल सपोर्ट, उनके लिए क्या होगा? सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, उनको कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश भी करना है। तो ये सिर्फ जो महिलाएं हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है। अगर हम बच्चों का देखें, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार हुए होते हैं बच्चे, उनको हम काउंसलर्स जो हैं, हम उनको सर्वाइवर बोलते हैं। तो एक बार उनका केस रजिस्टर हो जाता है तो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाहे कोई भी क्राइम हो, तो उसमें जैसे आपके घर में चोरी हुई तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आपके घर में चोरी हुई। लेकिन जहाँ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ या रेप की बात होती है, वहाँ पे जिसके ऊपर ये एफआईआर है या इल्ज़ाम है, उसको ये प्रूव करना होता है कि उसने रेप नहीं किया या उसने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं किया। ये बच्चे के ऊपर नहीं होता। दूसरी चीज़, जैसे ही एफआईआर होती है और मामला कोर्ट में पहुंचता है, तो कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आता है कि आपको इंटरिम कॉम्पेंसेशन मिलेगा। इंटरिम कॉम्पेंसेशन उस हिसाब से तैयार होता है कि आप वो जो क्राइम हुआ है वो कितना ज़्यादा है, कितना अग्रेसिव है, कितना हीनियस है, वो भी कितना हीनियस है। थैंक यू। तो उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट डिसाइड होता है। उतना पैसा आपको पहले मिल जाता है। और जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी आजकल बहुत चलन हो गया है और बहुत हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट करती है, यानी फौरी तौर पर उसको वो मिल जाएगा उतना कंपनसेट जितना अदालत को देना है शुरू में, वो मिल जाएगा उनको। आधा पैसा मिल जाएगा। और जब उसको सज़ा मिलेगी, जब वो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा, उसको सज़ा मिल जाएगी, तो उसको बाकी का पूरा पैसा मिल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं उसको जो वो इकोनॉमिक एंगल जो आप कह रहे थे, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन। नमस्कार मैम सर, मेरा नाम वर्तिका है। मैम, जैसे कि हमने बहुत सारे लॉज की बात की, रेम्यूनरेशन, मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन इवन, मैम, पर हम उस रूढ़वादी सोच को कैसे बदलें? मैम, आपने जैसे कि हमें अभी बताया कि लड़का जाता है तो उसे रोकते नहीं हैं, लड़की को रोकते हैं। मैम, लड़की को रोकते भी हैं और ये भी पूछते कि क्या पहन के जा रहे हो। आपने बताया कि आपने कभी सुना नहीं कि किसी लड़की ने बोला हो कि मुझे पढ़ना नहीं है,
पर मैम हमने से कितने लोगों ने सुना होगा, कितने लोगों को कहते हुए तुम इतना पढ़ोगी तो दहेज का पैसा कहाँ से आएगा। मैम इस सोच का क्या करें, इस सोच को कैसे बदलें? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है और मुझे बहुत खुशी है कि आपकी जनरेशन में आपने इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सवाल पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि ये जनरेशन से चला आ रहा है। अगर हम देखें तो हमारे वैदिक काल में आदमी और औरत बराबर के दर्जे पे थे। औरतों की उतनी ही इज्जत होती थी, उतनी ही वो स्ट्रांग थी जितना कि एक आदमी, जितना कि एक मर्द। और उस समय में वो पॉलिसीज़ भी बनाती थी, वो राज्य भी चलाती थी, वो लड़ाई भी करती थी, लड़ाई के मैदान में भी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कल्चर चेंज हुआ, जैसे जैसे हमारी बाउंड्रीज चेंज हुई कंट्रीज़ की, तो इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत सारे इन्वेजन्स हुए। उन इन्वेजन्स में क्योंकि एक महिला फिज़िकली एक मैन से वीक होती है, ताकत उसमें कम होती है, लेकिन सोच की ताकत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है किसी भी महिला में। तो महिला के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ। उस महिला को बचाने के लिए, उस बच्ची को बचाने के लिए धीरे 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 करके कुरीतियों ने जन्म लिया। सती सिस्टम आया, डाउरी सिस्टम आया, घर में पर्दा सिस्टम आ गया। तो ये सारी बातों को, ये सब चीज़ें इसलिए आई कि वो महिला को बचा सकें, महिला के ऊपर कम अत्याचार हो। पर जैसे जैसे अब हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारे पास इतने सारे लॉज आ गए, इतने सारे विमेन सेंट्रिक स्कीम्स निकल आई, तो हमने वो सब चीज़ें तो इनकॉर्पोरेट कर ली, लेकिन जो हमारी कुरीतियाँ थी हम उसको भी आगे बढ़ाते चले गए। तो वो जो सोच हमारे दादा दादी या उनके माँ बाप उनकी थी, वो सोच धीरे धीरे नीचे ट्रिकल ऑफ करती रही। हमारे माँ बाप में जो से अराउंड 80-90 साल के हैं, वो भी ये सोचते हैं कि नहीं, हमें अपने बच्चों को बचा के चलना है। यानी अब देखा जाए तो सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। जो आज की जनरेशन है, जो आज यंग माता पिता हैं, उनको ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि वो एक लड़के को और लड़की को बराबर का अपॉर्चुनिटी दें। डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं और दूसरी तरफ हम आगे तरक्की कर रहे हैं। हमारे कानून महिलाओं के लिए क्या लगता है आपको कि अब इनफ हैं, हम इतना कर चुके हैं कि उनके लिए अब किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ सोच बदलने की, जैसे भी सवाल किया? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कानून काफ़ी हैं, कानून बनते जाते हैं, कानून में एडिशन डिलीशंस होते जाते हैं, मॉडिफिकेशन होते जाते हैं। कानून होना नहीं होने से ये दिक्कतें सॉल्व नहीं होती हैं। आप पूछ रहे थे कि सोच कैसे बदलें। सोच बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप और हम। अगर आप आज सोच बदलेंगे तो वो चीज़ें एबॉलिश होती जाएंगी। अब जो पुराना चीज़ हो गया उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, लेकिन आज आप और हमारी अगर सोच बदलेगी, हम हमारे बच्चों के साथ में अगर ये व्यवहार नहीं करेंगे, उस दिन से ये रूढ़िवादी सोच खत्म होती जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाना होगा हम सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम गौरिका श्री और मेरा प्रश्न सर से है कि जैसे दिन पे दिन हमारे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और तो मेरे हिसाब से सेक्स एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। तो हमारे पास ऐसे क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं जिससे हम उसको प्रमोट कर सकें? तो मैं ये जानना चाहती थी आपसे। सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आपको लीगल प्रोविजंस का सहारा नहीं चाहिए। सेक्स एजुकेशन एक्चुअली प्रमोट हो रही है हमारे स्कूलों में। एजुकेशन इज़ दी ओनली वे यू कैन प्रमोट अ सेक्स एजुकेशन, और कोई तरीका नहीं है। वैसे अगर आप देखे जाएँ तो सरकार भी ऐसी पॉलिसीज़ लेके आती हैं जहाँ विलेजेस के अंदर और रूरल एरियाज़ के अंदर जहाँ पर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, वहाँ कैंप्स लगाए जाते हैं और उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जाता है। यही तरीका है कि आप एक तरफ दूसरे तरफ जहाँ जहाँ ये चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ उनको पहुँचाने के लिए कोई ना कोई इस तरह के कैंप्स लगाएं, कोई सेमिनार्स करें कि उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जाए। और इसके लिए आपको कोई प्रावधान की जरूरत नहीं है। आप अगर जाएंगे किसी को सेक्स एजुकेशन देंगे तो कोई पुलिस वाला आपको पकड़ के ये नहीं बोलेगा इसका प्रावधान का आप कैसे कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। और स्कूलों के अंदर भी है। तो एजुकेशन इसलिए इतना हार्प किया जाता है एजुकेशन के ऊपर कि आप पढ़ाइए, आप पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें जो है वो अपना आप स्कूलों में सिखाई जाती हैं और ये सब समझ में आ जाएगी। हर चीज़ समझ में आएगी। जब तक आप 12वीं पास करेंगे तब तक आप काफ़ी सक्षम हो चुके होंगे। लेकिन सर एक मैं प्रावधान आपसे पूछना चाहूँगा कि आज कल एक लिव इन का कॉन्सेप्ट आ गया है। लिव इन में रह रहे हैं और उसके बाद महिला के साथ रेप हो जाता है, उस सिचुएशन में वो क्या करेगी, कहाँ जाए? सर उसमें भी ये है कि वो कंसेंशुअल है नहीं है, तो वो कोर्ट आजकल वो देखती है। अगर कंसेंशुअल होता है तो उसको आप रेप नहीं कह सकते हैं। वो आपकी अगर सहमति से हुआ है और उसके बाद में आपका कोई मनमुटाव हो गया और आप कहें कि वो रेप है, तो वो एक गलत चीज़ है। वो आप एक प्रावधान का गलत मिसयूज़ कर रहे हैं। वो इस तरह की चीज़ें जो है वो आजकल कोई, और लिव इन जो है कोर्ट ने मान्य किया हुआ है। लिव इन एक क्राइम नहीं है।
लिव इन का प्रावधान नहीं है, बट आज जजमेंट्स है लिव इन पे जो ये कहती हैं कि लिव इन इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ एनीथिंग, इट्स योर राइट, आपकी राइट है, आप डिसाइड कर सकते हैं किसके साथ में रहना है, किसके साथ में नहीं रहना है। शादी करना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को बाद में मिसयूज़ करते हैं, जब आपका झगड़ा हो जाता है या कुछ हो जाता है, लोग बोलते हैं कि भैया हमारा रेप हो गया, ये हो गया, वो चीज़ गलत है। आप देखिए, आप जिस तरह से आपको इक्वालिटी रखनी जरूरी नहीं है। कर पाती, झगड़ा होता है तभी ये बातें सामने आती हैं। Correct. So हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। यस प्लीज। Hello, sir, and hello, ma'am. My name is Mishika Agarwal. Rights of prostitutes are suppressed in Indian society. As in Indian society, it is not a decent job to perform by the women. Women are ashamed to say anything in which situation they are going through. So, ma'am, how to motivate them to file a FIR against people which is not good for them? Because many women are even not aware about their rights. अगेन सवाल वहीं पे आता है कि हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो जब हम वर्कशॉप करने के लिए जाते हैं, हम सिर्फ बच्चों की ही नहीं, हम बड़ों की भी वर्कशॉप करते हैं, उनके लिए भी करते हैं, जो कि एज स्पेसिफिक होता है। बच्चे के लिए एक अलग तरीका होता है बताने का, जो बड़े होते हैं उनके लिए एक अलग तरीका होता है बात करने का, उन्हें समझाने का। तो हम उन्हें सारी बातें बताते हैं, आपको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, आपके क्या राइट्स हैं, आप लीगल सेल में कैसे जा सकते हैं, अगर आपको FIR करनी है, आप इतने सक्षम नहीं हैं, तो एज सपोर्ट पर्सन हम उनको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं, उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं कि वो मानसिक तौर पे इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए तैयार हों, और हम उनके साथ खड़े रहते हैं पूरे समय तक, जब सर, तक इस कि पर एक स्मॉल रिएक्शन आपका इसलिए भी चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक बात की, एक वर्ग है जो एक काम में लगा हुआ है लेकिन उसको मान्यता नहीं दी गई है, क्या इसको लीगलाइज करने से कहीं ना कहीं उनके राइट्स को हम ज़्यादा सिक्योर कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात है, हमको लीगलाइज करना चाहिए। आपको पता नहीं ये चीज़ अच्छी लगे या ख़राब लगे जो बता रहा हूँ आपको, बट ये जो सेक्टर है, जो प्रोस्टिट्यूशन है, इट इज़ हेल्पिंग अ सोसाइटी इन अ वेरी लार्जर वे। ये क्राइम बहुत कम कर रहा है, तो इनको लीगल करना ज़रूरी है। अगर उसके लीगल करने के बाद में किसी की इच्छा है वो प्रोफेशन करे, किसी की है नहीं करे उस प्रोफेशन को, बट इनको मान्य रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इनफैक्ट प्रोस्टिट्यूशन एक क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, आप पढ़ सकते हैं वो जजमेंट, मैं आपको नाम दे दूंगा उस जजमेंट का, बिकॉज इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल एक्टिविटी, बिकॉज इट इज़ नो वेयर प्रोवाइडेड दैट प्रोस्टिट्यूशन इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी टिल नाउ। सो इसको लीगलाइज करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। ये हमारे ही आपस के लोग हैं, और लीगलाइज करने से ये हो जाता है कि आप उनको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। दिस इज नॉट अ फोर्सफुल एक्टिविटी, एंड दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर हेल्पिंग द सोसाइटी इन सर्टेन वे। अगले क्वेश्चन की तरफ। Good afternoon, everyone. My name is Roshni Agrawal, and my question is: according to World Health Organization's report, over 200 million girls and women have been affected by female genital mutilation. So, do you think India needs a special legislation or special provision should be made under POCSO Act? सर, पहला रिएक्शन आपसे चाहूँगा। ये एक प्रॉब्लम है, आप सही कह रहे हैं, और इसका इनफैक्ट पॉक्सो एक्ट में प्रोविजन नहीं, इसका एक अलग ही एक्ट लाना चाहिए। जो फीमेल जेनेटिसाइड एक बहुत ही बड़ा एक क्राइम है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, एंड इसके लिए कुछ प्रोविजंस, क्या कुछ मतलब लॉ जो हैं वो कम हैं अभी, और इसको आई थिंक हमको और स्ट्रेंथन करना चाहिए। आई एग्री टू योर व्हाट सजेशन यू आर पुटिंग इट। जी मैडम, आपका क्या कहना है इसके ऊपर, क्या वाकई ज़रूरत है? ज़रूरत तो है, लेकिन हमारा पॉक्सो एक्ट जो है वो इन इटसेल्फ आज के टाइम में दुनिया के सबसे मज़बूत लॉज में से आता है। अगर हम इसको पूरी तरह से इस्तेमाल करें और इस लॉ का पूरे सारे प्रावधान को जानें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चे को ऐसा कोई होगा जिसको जस्टिस ना मिली हो या ना मिले। हमारा ये पॉक्सो एक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके प्रावधान को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, इसी के लिए प्रोग्राम है। आपके और सवाल, आपकी तरफ एक बार फिर आता हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मेरा नाम राजश्री है। जैसे कि मैम ने आपने बताया था हमें गुड टच और बैड टच के बारे में, वो हमें बचपन से लड़कियों को बताया जाता है, पर कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं उनको कभी पता नहीं होता, कोई मैनिपुलेट करके उनसे कुछ ऐसी चीज़ें करवा ले जो वो खुद से नहीं करना चाहती हैं। हम अगर मैं ऐसे बोलूँ, कुछ जो टीनेजर्स हैं वो प्यार के 2 शब्दों में फंस जाते हैं, तो उनको कैसे हम लोग जागरूक कर सकते हैं? क्योंकि बाद में फिर उनको रियलाइज़ होता है, फिर डर, माता पिता का मुंह छोटा हो गया, उस डर से और सोसाइटी के शर्म से वो बाहर नहीं आती हैं, कुछ कह नहीं पाती हैं। बहुत अच्छा सवाल मैडम, यही आपकी काउंसलिंग से संबंधित है। बिल्कुल बिल्कुल। इन फैक्ट जब हम वर्कशॉप करते हैं
तो कई बार ऐसा होता है, बहुत हमारे लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि हम जहाँ पे वर्कशॉप कर रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई हमें ऐसा मिल ही जाता है जिसके साथ गलत हो रहा है, या जिसके साथ पहले गलत हुआ उसे समझ नहीं आया, और जब हम उस वर्कशॉप पे डिस्कस करते हैं तो उनको समझ में आता है कि कुछ गलत हुआ और उनको अच्छा नहीं लग रहा है इस बारे में, और वो बात नहीं कर पा रहे हैं जी। तो फिर उसके बाद हम उनकी अलग से काउंसलिंग करते हैं, उनके साथ 1-to-1 हमारी सिटिंग होती है। और ऐसा नहीं है कि सबको ये बात पता है कि गुड टच बैड टच क्या है। आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, यहाँ पे स्कूल्स में हम लोग वर्कशॉप्स करने जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को बताया जाता है। हम उनको इतना एक्सटेंसिवली बताते हैं कि आपको किस किस चीज़ को नहीं करना है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो जैसे आपको कोई तस्वीरें दिखाए या आप ऑनलाइन जा रहे हैं, एक वर्चुअल सेल्फ डिफेंस एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। तो बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली 14, 16, 18 साल वाले बच्चे, ये एक तो डीपी में अपनी फ़ोटो डालते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं। अब आपको पता नहीं कि दूसरी साइड पे कौन है, 2 बोल प्यार के बोलते हैं तो वो उनको लगता है कि बस वही उनकी दुनिया हो गए, लेकिन उनको हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा कि कोई उनका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जहाँ पे शुरू में बच्चे मतलब उनके बहकावे में आ गए, लेकिन बात करते करते, क्योंकि आजकल सब इतना आपस में बात करते हैं, स्कूल्स में भी बात करते हैं, टीचर्स से भी बात करते हैं, यानी तो पर्सनल जो उसकी डिटेल है या उसकी जो प्रोफाइल है, आइडेंटिटी है, उसको रिवील हर किसी से रिवील ना नहीं, करें। हर किसी से ना करें। और बच्चे को खुद भी ये समझ में आ जाता है कि अगला उसकी बातें जानने की कोशिश कर रहा है, यानी तो बच्चे खुद अलर्ट हो जो जाते हैं। सोशल मीडिया है उसका बहुत ज्यादा देखभाल करके इस्तेमाल जी, किया जाए आज जी। के वक्त में। एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि सब लोग अपने फ़ोन में लोकेशन ऑन रखते हैं। आप अपने फ़ोन का लोकेशन तभी ऑन करें जब आपको ज़रूरत हो, वरना आप अपने फ़ोन की लोकेशन ऑफ करके रखें। बहुत अच्छी बात है। यानी ये आपने जो ज़मीनी स्तर पर जो काम किया है उसमें अंदाज़ा आपको हो गया कि इससे कितना नुकसान हो रहा है। यानी क्राइम भी जो है वो आपके आसपास ही होता है और आप उसके लपेट में या उसके अंडर में आ जाते हैं। सर, एक स्मॉल रिएक्शन, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। किस तरह की सावधानियाँ महिलाओं को आज के समय में बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सर, सावधानियाँ तो ऐसा है कि एक तो पहले तो पढ़ाई करना शुरू करिए। पढ़ाई बहुत ज़्यादा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हथियार है जो आपको हर चीज़ सिखाता है। जितने भी आप सवाल पूछ रहे हैं सब स्कूल में सिखाए जाते हैं एजुकेशन के अंदर। और प्लस आप थोड़ा सा आपके आसपास के मैं सिर्फ महिला ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हर तरीके के, इवन छोटे बच्चे भी हैं, भले मेल हैं फीमेल हैं, हर आदमी को इस तरह का एक सावधानी बरतनी चाहिए कि आप अननोन आदमी से जाके बात ना करें। आप जो भी हैं थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स जो है उसको 2 बार सोच के उसके बाद में उसके रखिए आप। तो वो थिंकिंग आपकी तभी आएगी एनालिटिकल जब आप पढ़ाई करेंगे। आपको कोई छोटे बच्चे को समझ में नहीं आता है कि उसको चॉकलेट दे दी तो कहाँ लेके जा रहा है। वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो अवॉइडेबल नहीं है, वो तभी है जो माता पिता सिखा सकते हैं। सो पेरेंट्स हैव टू बिकम द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द किड्स, दैट्स द ओनली ऑप्शन। तो वो आके आपसे कम से कम कुछ होने के बाद में बताने से डरे नहीं। जिसका मतलब यही है कि पढ़िए, और आपको सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तो आपको जानना होगा ये तमाम अधिकारों को, आपको ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती चली जाएगी। कुरान का पहला लफ्ज़ इक़रा, पढ़ो, यहाँ से आप ये सीखिए। और आज के इस प्रोग्राम का भी पूरा सार यही है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग इन तमाम चीज़ों को जानते हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचानी होगी जिनकी ये ज़रूरत है। आज के इस प्रोग्राम को हमें यहीं मुकम्मल करना होगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, तमाम स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी आज के इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अपने राय मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।